by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। तारीख 19 जुलाई, साल 2000। रूस के नए नवेले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया की यात्रा पर पहुंचे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। 16 किलोमीटर लंबे काफिले में लाखों लोगों की भीड़ पुतिन को देखने पहुंची, क्योंकि पहली बार कोई रूसी नेता नॉर्थ कोरिया की यात्रा पर आया था। उस समय नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग इल ने पुतिन का स्वागत किया था। कट टू 2024। एक बार फिर पुतिन बतौर राष्ट्रपति नॉर्थ कोरिया गए हैं, पूरे 24 बरस बाद। इन 24 वर्षों में दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका है। नॉर्थ कोरिया में सत्ता किम जोंग इल के बेटे किम जोंग उन के पास जा चुकी है, मगर पुतिन के लिए कुछ भी नहीं बदला। वो तब भी रूस के सर्वेसर्वा थे, आज भी हैं। उनके समय में नॉर्थ कोरिया के साथ दोस्ती मजबूत हुई है। हालांकि वो नॉर्थ कोरिया में घुसने से परहेज करते रहे, पर अब उन्होंने वो परहेज खत्म कर दिया। नॉर्थ कोरिया जाने से पहले पुतिन ने कहा कि वो किम के साथ मिलकर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना करेंगे। उनके ऐलान के बाद पूरी दुनिया में हलचल मची है। सबसे ज्यादा शोर पश्चिमी देशों में है। अमेरिका ने कहा है पुतिन के दौरे पर रूस नॉर्थ कोरिया के बीच हथियारों की डील हो सकती है, जिनका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में कर सकता है। तो आज हम जानेंगे 24 बरस बाद पुतिन नॉर्थ कोरिया क्यों जा रहे हैं, पुतिन के ऐलान के बाद पश्चिमी देशों में हलचल क्यों है, और रूस नॉर्थ कोरिया के संबंधों का इतिहास क्या है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा पुतिन के नॉर्थ कोरिया दौरे की। शुरुआत इतिहास से करते हैं। साल 1904। नॉर्थ और साउथ कोरिया एक थे। पूरा इलाका कोरियन पेनिनसुला या कोरियाई द्वीप के नाम से जाना जाता था। पेनिनसुला ऐसे जमीनी इलाके को कहा जाता है जिसका 3 हिस्सा पानी से घिरा हो। 1904 में कोरियन पेनिनसुला पर कब्जे के लिए रूस और जापान में लड़ाई हुई। इसमें जापान जीता। 1910 में पूरा पेनिनसुला पर उसका कब्जा हो गया। कब्जा अगस्त 1945 तक बरकरार रहा। फिर परमाणु बम गिरे और जापान को सरेंडर करना पड़ा। उसको कोरियन पेनिनसुला भी छोड़ना पड़ा। उसके जाने के बाद अमेरिका और सोवियत संघ ने आधे आधे हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया। नॉर्थ की तरफ सोवियत संघ था, साउथ में अमेरिकी सैनिक तैनात थे। 1948 में यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन की निगरानी में साउथ में चुनाव करवाए गए। नॉर्थ ने इसका बॉयकॉट किया, नतीजा मानने से इनकार कर दिया। 15 अगस्त 1948 को साउथ वालों ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया की नींव रखी। ये आगे चलकर साउथ कोरिया कहलाया। 9 सितंबर 1948 को नॉर्थ में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया की स्थापना की गई। इसको हम नॉर्थ कोरिया के नाम से जानते हैं। इसके 2 बरस बाद यानी 1950 में कोरियन वॉर शुरू हुआ। नॉर्थ कोरिया की तरफ से सोवियत संघ और चीन ने सेना भेजी। साउथ कोरिया की मदद अमेरिका ने की। 25 लाख से अधिक लोग मारे गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 1953 में संघर्ष विराम हो गया, मगर अभी औपचारिक तौर पर युद्ध खत्म नहीं हुआ। नॉर्थ और साउथ कोरिया बटे रहे। अमेरिका ने साउथ कोरिया की हर तरह से मदद की। वो उनके धड़े का पार्ट बन गया। नॉर्थ कोरिया की सरकार कम्युनिस्ट थी, उन्हें सोवियत संघ का साथ मिला। 1961 में दोनों के बीच मित्रता संधि हुई। सोवियत संघ ने हमले की स्थिति में सुरक्षा का भरोसा दिया। 1990 तक दोनों के बीच सब कुछ सही चला, लेकिन इस साल कुछ ऐसा हुआ जिससे दोनों देशों के रिश्तों की नींव हिल गई। क्या हुआ उस साल? सोवियत संघ के सुप्रीम लीडर मिखाइल गोर्बाचोव ने साउथ कोरिया को मान्यता दे दी। उससे पहले तक सोवियत संघ नॉर्थ कोरिया को एकीकृत कोरिया का हकदार मानता था। 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया। उसकी विरासत रूस के पास आई। 1995 में रूस ने 1961 वाली मित्रता संधि भी तोड़ दी। इससे दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई। 1999 में पुतिन को रूस की सत्ता मिली। साल 2000 में वो रूस के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के कुछ समय बाद ही उन्होंने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। पुतिन ने नए सिरे से दोनों देशों के बीच दोस्ती कायम की। पुतिन के आने के बाद दोनों देशों के रिश्ते सुधरते गए। कैसे? पॉइंट दर पॉइंट समझते हैं। 2014 में रूस ने नॉर्थ कोरिया पर बकाए कर्ज का 90% हिस्सा माफ कर दिया। ये कर्ज सोवियत यूनियन के जमाने में लिया गया था। 2019 में किम जोंग उन ने रूस की यात्रा की, पुतिन से भी मिले। दावा किया जाता है कि ये किम की आखिरी विदेश यात्रा थी।
उसके बाद किम ने अगला विदेश दौरा सीधे सितंबर 2023 में किया, तब भी वो रूस ही गए। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब नॉर्थ कोरिया ने रूस का समर्थन किया था। जुलाई 2023 में रूस के तत्कालीन रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया। उस समय किम जोंग उन ने उन्हें अपने यहाँ की बैलिस्टिक मिसाइलें दिखाई थी। सितंबर 2023 में किम जोंग उन का रूसी दौरा हुआ, जहां वो पुतिन से मिले। अब तक आपने जाना कि दोनों देशों के रिश्तों का क्या इतिहास रहा है और पुतिन के आने के बाद इन रिश्तों में कैसे सुधार हुआ। अब समझते हैं पुतिन 24 बरस बाद नॉर्थ कोरिया क्यों जा रहे हैं। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब से जंग खत्म नहीं हुई है, ये हम सब जानते हैं। इस बीच रूस को पैसे और डिप्लोमेसी के स्तर पर काफी नुकसान उठाना पड़ा है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम हुआ है। गिनती के देशों ने उसके साथ व्यापारिक या सैन्य संबंध बनाकर रखे हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड में हुई पीस समिट में पश्चिमी देशों ने रूसी संपत्तियों को जब्त कर मिलने वाला ब्याज यूक्रेन को देने का ऐलान किया है। इससे भी रूस को झटका लगा है। कमोबेश यही हाल नॉर्थ कोरिया का भी है। नॉर्थ कोरिया यूएन के मना करने के बावजूद खतरनाक हथियारों का परीक्षण करता रहा, जिसके चलते वो भी प्रतिबंधों के दायरे में है। ऐसी स्थिति में वो रूस का स्वाभाविक सहयोगी बन जाता है। पुतिन का दौरा इस रिश्ते को और मजबूती देगा। दूसरी बात, रूस के लिए यूक्रेन की जंग में पर्याप्त हथियार जुटाना मुश्किल हो रहा है। इसमें नॉर्थ कोरिया उसकी मदद कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने तोप के लगभग 50 लाख गोले रूस भेजे हैं। और तीसरी बात, पुतिन नॉर्थ कोरिया के बाद वियतनाम भी जाने वाले हैं। यूक्रेन की जंग के बाद से उन्होंने विदेशी यात्राओं में कमी कर दी थी, मगर अब परंपरा बदली है। वो वियतनाम और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को टारगेट कर रहे हैं। इन देशों के अमेरिका के साथ रिश्ते सही नहीं हैं। अमेरिका ने तो अभी से पुतिन के वियतनाम दौरे की निंदा शुरू कर दी है। इस मामले को और विस्तार से समझने के लिए हमने बात की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रशियन स्टडीज के प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ सिंह से। हमने पूछा 24 बरस बाद पुतिन ने अचानक नॉर्थ कोरिया जाने का प्लान क्यों बनाया, उनका एजेंडा क्या हो सकता है। देखिए, पुतिन कई सालों से उनका रिश्ता बना हुआ है। वो डिप्लोमेटिक रिलेशन है। जितने संबंध वेस्ट के नॉर्थ कोरिया से खराब थे, रूस के संबंध उतने कभी खराब नहीं हुए। हाँ, ये भी है कि कोई बहुत गर्मजोशी भी नहीं थी। पुतिन 2000 में पहली बार कोई रूसी ही नहीं, पहली बार कोई सोवियत, यानी 91 के पहले भी कोई रूसी या सोवियत राष्ट्रपति नॉर्थ कोरिया नहीं गया था। तो ये पहला एक वाकया है जिसमें वो जा रहे हैं। दूसरा, पुतिन का या रूस के पड़ोसी हैं नॉर्थ कोरिया। अगर देखें तो एक टिप है जो व्लादिवोस्तोक के पास, उससे नॉर्थ कोरिया की भूमि मिलती है रूस से, तो वो एक इनका इमीडिएट नेबर है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नॉर्थ कोरिया हमेशा एक कम्युनिस्ट रेजिम होने के चलते वेस्ट के खिलाफ हमेशा खड़ा दिखता था। तो सोवियत संघ के समय भी उनके जितने भी आयुध होते थे वो सोवियत ओरिजिन के होते थे, जितने मिलिट्री हार्डवेयर होते थे सब सोवियत ओरिजिन के होते थे। अभी भी जो है वो ज्यादातर उसी एरा के हैं, सोवियत एरा के हैं। तो उनके संबंध बने हुए थे। 2011 में जब किम जोंग उन, जो वर्तमान सुप्रीमो हैं, वो राष्ट्रपति बने, तो 2012 में पुतिन ने जितने इनके पुराने कर्ज थे उनको माफ कर दिया। और तब से लेकर अब तक एक घनिष्ठता तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक संबंध जो नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उससे कुछ ज्यादा उनका संबंध बना रहा। और 2007-8 के बाद हम देखेंगे कि पुतिन का जो वेस्ट से तनाव था वो बढ़ता गया। तो ये कोई एक नई घटना नहीं। हाँ, इसमें जोर आया है 22 के बाद, जब रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई, क्योंकि उनके रूस के फ्रेंड्स कम होते गए, जो उनके सिंपैथाइजर थे उनकी संख्या भी कम होती गई, और नॉर्थ कोरिया के तो पहले से ही बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स थे। तो उनके लिए एक कूटनीतिक विजय है नॉर्थ कोरियंस के लिए कि अगर राष्ट्रपति पुतिन वहां आते हैं। इसके पहले भी हमने देखा है और आपने ललन टॉप पे कवर भी किया है कि किस तरह किम जोंग उन जो है एक स्पेशल ट्रेन में रूस से नॉर्थ कोरिया से रूस गए थे। तो ये इनका आने जाने का संबंध रहा है। कुछ ही एक देश है जहां किम जोंग उन जाते हैं, चूंकि सुरक्षा कारणों से या व्यक्तिगत कारणों से, जो भी कहा जाए, वो चीन और
अब वो रूस जाने लगे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी घनिष्ठता का बेसिस वो है। हाल ही में स्विट्जरलैंड में यूक्रेन पीस समिट खत्म हुई, रूस यूक्रेन वॉर खत्म करने के इरादे से। हालांकि उसमें रूस को नहीं बुलाया गया। समिट से पहले पुतिन ने कहा था कि अगर यूक्रेन अपने 4 प्रांतों पर से दावा छोड़ देता है तो जंग खत्म हो सकती है। पश्चिमी देशों ने इसकी निंदा की थी, मगर यह पहली बार था जब पुतिन ने यूक्रेन जंग खत्म करने की शर्त साझा की। हालांकि उनकी शर्तों को नकार दिया गया। क्या पुतिन लंबी जंग की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें इसमें नॉर्थ कोरिया से किस तरह से मदद मिल सकती है? देखिए, हर रूसी ये जानता है कि अगर वॉर ऑफ एट्रिशन होता है, यानी युद्ध थमा हुआ दिखे लेकिन युद्ध शांत नहीं हो, तो उसमें रूस का की ही विजय होती है। चाहे वो नेपोलियन के समय से ले लें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ले लें, और ये एक एक्सपेरिमेंट जो अभी चल रहा है उसमें भी। तो उनको, और रूस एक बहुत पावरफुल स्टेट है रिसोर्सेज के मामले में, क्षमता के मामले में, सैनिकों के मामले में, आयुध के मामले में। तो ये लॉन्ग ड्रॉन वॉर के लिए तो बिल्कुल तैयार हैं और ये पीछे नहीं हटेंगे। जो उनका डिमांड्स है वो अनजस्टिफाइड है। किसी भी सोवरेन नेशन को दूसरे सोवरेन नेशन के टेरिटरी को क्लेम करना, ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों की ही अवहेलना नहीं है, नियमों की अवहेलना नहीं है, बल्कि इसके एक फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। अगर पुतिन ये कहते हैं कि ये चारों मुझे दे दिए जाएं तो युद्ध खत्म हो जाएगा, तो वो एक नाजायज एक क्वेश्चन है। अभी जो स्विट्जरलैंड में हुआ था, वो देखिए, वो शांति वार्ता तो थी नहीं, वो तो एक तरह से एक आयोजन था जो राज्य यूक्रेन के शर्तों को मानते हुए यूक्रेन के साथ खड़े दिखे हैं, और उसमें रूस था ही नहीं, तो शांति वार्ताएं कहाँ से होंगी या पीस समिट कहाँ से होगा। तो ये जो पुतिन का अभी मूव है वो सिर्फ यूक्रेन वॉर से रिलेटेड है, एक ट्रांजैक्शनल है, और दोनों एक दूसरे की जो कमी या जो हो रही है, जैसे इस समय अभी नॉर्थ कोरिया को क्या जरूरत है? उनको अनाज की जरूरत है, उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट की जरूरत है, उनको क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की जरूरत है। वो मिले या ना मिले तो वो बात की बात है। रूस को इस समय क्या जरूरत है? आर्टिलरी शेल्स की, जो उनके सोवियत प्लेटफॉर्म के हैं, जो अभी भी यूक्रेन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। छोटे मोटे शस्त्रों की, जो अभी भी नॉर्थ कोरिया बनाता है और उनको बेचना चाहता है। तो ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। बहुत सारे कयास वेस्ट में ये लगाए जा रहे हैं कि शायद वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे दें, छोटे रिएक्टर्स दे दें, या कुछ ऐसा कर दें जो अंतरराष्ट्रीय नियमों की अवहेलना होगी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की अवहेलना होगी, जो अब तक होता आया है। लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि वो उस स्तर पर पहुंचेगा। अगर वो पहुंचता है तो जाहिर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अपने रेजोल्यूशन, जिसपे चीन और रूस दोनों ने मुहर लगाई है, उसकी भी अवहेलना होगी। तो ये एक बहुत विकट प्रश्न है। लेकिन जब वो कंक्लूड होगा और जो भी अग्रीमेंट्स इनके बीच होंगे, तभी कुछ कारगर रिजल्ट देखने को मिलेगा। पुतिन के नॉर्थ कोरिया पहुंचने से पहले ही अमेरिका ने विरोध शुरू कर दिया है। उसने कहा है कि हमारी नजर पड़ी हुई है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी को सुनते हैं। Yeah, look, no surprise that he went to North Korea after his so-called election. A real nail-biter that was. He was going to go on a little bit of a charm offensive here, and that's what he appears to be doing. We're not concerned about the trip. What we are concerned about, Trevor, is the deepening relationship between these two countries. Not just because of the impacts it's going to have on the Ukrainian people, because we know North Korean ballistic missiles are still being used to hit Ukrainian targets, but because there could be some reciprocity here that could affect security on the Korean Peninsula. Now, we haven't seen the parameters of all that right now. Certainly haven't seen it come to fruition, but we're certainly going to be watching that very, very closely. अमेरिका आरोप लगाता रहा है कि नॉर्थ कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल रूस कर रहा है। उसके मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले किए जा रहे हैं। रूस और नॉर्थ कोरिया दोनों इससे इनकार करते हैं। दूसरी बात, रूस का परमाणु कार्यक्रम दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। घोषित रूप से उसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार भी हैं। रूस पर आरोप है कि वो नॉर्थ कोरिया को परमाणु हथियार बनाने में मदद करता है। नॉर्थ कोरिया अमेरिका और साउथ कोरिया के खिलाफ हमले की धमकी देता रहा है और ये भी अमेरिका की चिंता का विषय बना हुआ है। हमने एक्सपर्ट से पूछा, नॉर्थ कोरिया और रूस की नजदीकी से अमेरिका इतना परेशान क्यों है? देखिए, नॉर्थ कोरिया से नजदीकियों के लिए सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया के कई सारे देश
को प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम जायज भी है। नॉर्थ कोरिया एक छोटा सा राज्य है जिसको न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत नहीं है कायदे से अगर देखा जाए तो, और वो किसके खिलाफ यूज करेंगे? वो कहते हैं अमेरिका उनका सबसे बड़ा टारगेट है, लेकिन हम सब जानते हैं साउथ कोरिया उनका टारगेट है। तो ऐसी स्थिति में जहां खुद उनके बहुत सारे अपने प्रॉब्लम है, मैंने कहा फेमिन का एक बहुत बड़ा इशू है, कैश सप्लाई का, करेंसी का, इंटरनेशनल करेंसी का उनके पास कोई साधन नहीं है, उनके पास बैंकिंग सुविधाएं नहीं है क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो और पूरी तरह से दुनिया को से अपने आप को अलग कर लिया है। ऐसे समय में रूस का नॉर्थ कोरिया से संबंध बनाना, पुतिन का नॉर्थ कोरिया जाना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे रहा है इंटरनेशनल ऑर्डर पर भी, जिसमें पूरी तरह से नॉर्थ कोरिया को सिर्फ इसलिए हमने अलग किया हुआ था या दुनिया ने अलग किया हुआ था कि वो अपनी जरूरतों से ज्यादा हथियार इकट्ठा कर रहा था, और जो जरूरत की चीजें हैं वो उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, और एक तरह का पूरी तरह क्लोज रेजिम था। तो वेस्ट की जो चिंताएं हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन रूस और नॉर्थ कोरिया के संबंध में देखें तो दोनों को जब कॉर्नर किया जा रहा है तब वो एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किसी न किसी तरह एक ग्रुप बनाया जाए, एक समीकरण ऐसा बनाया जाए कि एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर जब भी बने या ना बने, उसमें नॉर्थ कोरिया, रूस, चीन और ईरान साथ खड़े दिखें। बस उनका लक्ष्य यही है। ये भी नहीं चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया एक सुपर पावर बन जाए और उसके पास न्यूक्लियर वेपन ऐसे हो जाए कि अमेरिका को बर्बाद कर दे, क्योंकि अभी तो ये स्थिति है। 10 साल 15 साल बाद अगर वही न्यूक्लियर वेपन्स रूस की तरफ मुड़ जाएं, इंटरनेशनल रिलेशन में आप कभी कुछ नहीं जानते हैं क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए भी एक चिंता का विषय होगा। लेकिन इस समय यूक्रेन वॉर से ही रिलेटेड है। रूस के साथ दोस्ती से नॉर्थ कोरिया को क्या फायदा है? वो रूस में इतनी दिलचस्पी क्यों लेता है? देखिए, रूस एकमात्र यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है चीन के अलावा जिसके साथ रूस नॉर्थ कोरिया के संबंध है। चीन उन पर बहुत चेक लगाने की कोशिश करता है और कई मामलों में सफल भी रहा है, पूरी तरह तो सफल नहीं रहा है। तो रूस का इस समय की जो स्थिति है हम सब जानते हैं कि वो पूरी तरह से कॉर्नर्ड है। उनको आर्म्स चाहिए, उनको स्मॉल आर्म्स चाहिए, इसके लिए वो नॉर्थ कोरिया के पास जा रहा है। नॉर्थ कोरिया को इस समय उस ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में अनाज चाहिए, पैसे चाहिए, धन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और कुछ दिखावे के लिए चीज चाहिए, जैसे एक बुलेट प्रूफ गाड़ी राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले साल उनको डोनेट किया था, जो इस बार वो अपनी बेटी के साथ उसमें जो परेड था उसमें जाते हुए भी दिखे। तो इन सब चीजों की जरूरत है, और खासकर नॉर्थ कोरियन रिजीम को लेजिटिमेसी भी चाहिए, एक वैधता भी चाहिए अपने लोगों के बीच, तो वो उसको दिखा रहे हैं। दोनों को ये पता है कि ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप नहीं होगा, ये सिर्फ ट्रांजैक्शनल होगा, और जो विश्व की और खासकर वेस्ट की जो चिंताएं हैं वो ज्यादातर निर्मूल है। अब ये जान लेते हैं कि पुतिन के नॉर्थ कोरिया दौरे पर क्या क्या होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुतिन नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग की कुमसुसन गेस्ट हाउस में रुकेंगे। ये वही जगह है जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2019 में अपने राजकीय दौरे पर रुके थे। पुतिन के साथ रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलासोव, विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक भी जा रहे हैं। चर्चा है कि किम पुतिन के सम्मान में मिलिट्री परेड का भी आयोजन कर सकते हैं। इसमें अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी से मैसेज देने की कोशिश रहेगी। पुतिन नॉर्थ कोरिया के ऑफ द लाइफ गिविंग ट्रिनिटी चर्च का दौरा भी करने वाले हैं। ये नॉर्थ कोरिया का इकलौता ऑर्थोडॉक्स चर्च है। तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी अमेरिका से है। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के मामले में आरोपी निखिल गुप्ता को न्यूयॉर्क की एक अदालत में पेश किया गया। उसके खिलाफ हत्या की सुपारी देने और हत्या की साजिश रचने का आरोप है। 17 जून को ट्रायल के पहले दिन निखिल गुप्ता ने आरोपों को मानने से इनकार कर दिया। अब सुनवाई आगे बढ़ेगी। दोष साबित होने पर 20 बरस तक की जेल हो सकती है। निखिल गुप्ता को जून 2023 में चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया था, अमेरिकी अधिकारियों के कहने पर। तब से वो वहां की जेल में बंद था। नवंबर 2023 में यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया कि निखिल गुप्ता ने पन्नू समेत 4 खालिस्तानी नेताओं की हत्या की साजिश रची थी। आरोप यह भी था कि उसने एक अज्ञात भारतीय खुफिया अधिकारी के कहने पर सारा प्लान बनाया। भारत ने इस मामले में अपनी संलिप्तता से इनकार कर दिया। जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई।
इस बीच अमेरिका गुप्ता को चेक रिपब्लिक से प्रत्यर्पित कर अपने यहाँ लाने की कोशिश कर रहा था। मामला निचली अदालत से लेकर संवैधानिक अदालत तक चला। गुप्ता ने निष्पक्ष ट्रायल का हवाला देकर प्रत्यर्पण रोकने की अपील की, मगर मई 2024 में आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। संवैधानिक अदालत ने अपील खारिज कर दी। फिर 14 जून को निखिल गुप्ता को अमेरिका लाया गया। 17 जून से अदालती कार्रवाई शुरू हुई। अगली पेशी 28 जून को है। दूसरी सुर्खी ये इजराइल से है। एक तरफ इजराइल गाजा की लड़ाई में अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों का हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, दूसरी तरफ उसके हथियारों का निर्यात बढ़ा जा रहा है। 2022 की तुलना में 2023 में डिफेंस एक्सपोर्ट 4000 करोड़ रुपए बढ़ा है। ये बढ़ोतरी लगातार तीसरे बरस जारी रही है, वो भी ऐसे समय में जब इजराइल अक्टूबर 2023 से जंग लड़ रहा है। ये खुलासा 17 जून को इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में हुआ। कितने साल कितने हथियार बिके? 2020 में 70,000 करोड़, 2021 में 95,000 करोड़, 2022 में 1,05,000 करोड़ और 2023 में 1,09,000 करोड़। इजराइल ने 2023 में क्या क्या बेचा है? सबसे बड़ा सौदा जर्मनी के साथ हुआ, 34,000 करोड़ के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का। इसके अलावा इजराइल ने रडार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, वेपन लॉन्चर सिस्टम और साइबर इंटेलिजेंस सिस्टम जैसे सामान बेचे। अब सवाल यह है कि किसने किसने ये हथियार खरीदे हैं? एशिया पैसिफिक, इन्होंने 48% हथियार खरीदे। इसमें भारत और अजरबैजान जैसे देशों के भी नाम हैं। भारत पिछले कई बरसों से इजरायली हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। यूरोप 35% खरीद चुका है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के देशों ने 9% हथियार खरीदे हैं। जिन अरब देशों के साथ इजराइल के डिप्लोमेटिक संबंध है, उनकी हिस्सेदारी 3% रही। 2022 में यह आंकड़ा 24% था। इस कमी की सबसे बड़ी वजह इजराइल हमास युद्ध है। इसके अलावा लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के देशों ने 2023 में कुल मिलाकर 4% इजरायली हथियार खरीदे हैं। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी थाईलैंड से है। थाईलैंड की संसद ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को पास कर दिया है। अब प्रस्ताव राजा महा वजीरालोनकोन के पास जाएगा। उनके मुहर के बाद प्रस्ताव कानून बन जाएगा। रॉयल गजेट में छपने के 120 दिनों के बाद ये कानून लागू हो जाएगा। राजा की मुहर महज औपचारिक है, अब बस औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और इस तरह थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश बन गया है। एशिया में भी वो दूसरे नंबर पर है। इससे पहले नेपाल समलैंगिक विवाह की इजाज़त दे चुका है। इजाज़त तो ताइवान ने भी दी है, मगर राष्ट्र के तौर पर उसकी मान्यता सर्वमान्य नहीं है। समलैंगिक शादी को मंजूरी देने वाले दुनिया का पहला देश नीदरलैंड था। उसने सन 2001 में ही मान्यता दे दी थी। अब तक 35 से ज़्यादा देश मंजूरी दे चुके हैं। हालांकि कई देशों ने अभी समलैंगिक संबंध रखना भी गैर कानूनी माना है। भारत ने समलैंगिक संबंध की इजाज़त तो दी है, मगर शादी पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी बनाने से मना कर दिया था। कहा था कि इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। तो आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। जाते जाते एक जरूरी सूचना सुनते जाइए। आपका चहेता शो गेस्ट इन द न्यूज रूम का 100वां एपिसोड आने वाला है 22 जून 2024 को दोपहर 12 बजे ललन टॉप की ऐप पर। इस बार हमारे मेहमान हैं मशहूर एक्टर नाना पाटेकर। तो देखना मत भूलिएगा। अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।